घोर अंधेरी रात में अटलांटिक महासागर के ऊपर 306 लोगों को लेकर उड़ रहे एयरबस A330 में अचानक से फ्यूल खत्म हो जाता है। लाइट्स बंद हो जाती हैं और इंजन के शोर की जगह प्लेन में एक सन्नाटा सा छा जाता है। प्लेन नीचे पानी की तरफ तेजी से गिरने लगता है और लोग बुरी तरह चीखना चिल्लाना स्टार्ट कर देते हैं। पायलट काफी कोशिश करते हैं लेकिन प्लेन उनके काबू में नहीं आता। ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें कोई फंसना नहीं चाहेगा और शायद इस प्लेन को भी स्थिति में नहीं होना चाहिए था, लेकिन एक छोटी सी गलती और एक मामूली सी लापरवाही आपको कितनी बड़ी मुसीबत में डाल सकती है। ये सबक हमें इस हादसे से सीखने को मिलता है। ये कहानी है एयर ट्रांजिट फ्लाइट 236 की। तो ये हादसा क्यों हुआ, इसके होने के पीछे किसकी गलती थी और इसमें कितने लोगों की जान गई, आइए इस बारे में आपको विस्तार से बताते हैं। 23 अगस्त 2001 की वो शाम 293 पैसेंजर्स और 13 क्रू मेंबर्स के साथ कैनेडियन एयरलाइन एयर ट्रांजिट की फ्लाइट 236 टोरंटो के पियर्सन इंटरनेशनल एयरपोर्ट से पोर्तुगल के लिस्बन शहर जाने की तैयारी कर रही थी। एयरबस A330 प्लेन के साथ फ्लाइट को ये दूरी लगभग 7 घंटे में तय करनी थी। प्लेन में सवार सभी लोग खुश थे क्योंकि ये छुट्टियों का समय था और उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि कुछ घंटों में उनके साथ कितना बड़ा हादसा होने वाला है। इस फ्लाइट में इस्तेमाल होने वाला विमान A330 उस समय के सबसे एडवांस्ड और हाईली ऑटोमेटेड प्लेन में से एक था। इस प्लेन को इंट्रोड्यूस हुए 7 साल हो चुके थे और उस समय ये दुनिया के सबसे सेफ एयरक्राफ्ट में से एक माना जाता था। इवन जो प्लेन इस फ्लाइट में इस्तेमाल होने वाला था वो भी सिर्फ 2 साल ही पुराना था। यानी पैसेंजर से लेकर क्रू मेंबर्स तक किसी को घबराने या चिंता करने की कोई जरूरत नहीं थी। फ्लाइट की कमांड 48 साल के कैप्टन रॉबर्ट पिशे के हाथ में थी, जिन्हें 16,000 घंटों का फ्लाइंग एक्सपीरियंस था और उन्होंने अपने करियर में हर तरह के प्लेन्स उड़ाए हुए थे। हालांकि उनके करियर में एक दाग भी था और वो ये कि एयर ट्रांजिट को ज्वाइन करने से पहले गांजे की तस्करी के आरोप में उन्होंने 16 महीने जेल में काटे थे। रॉबर्ट पिशे के साथ इस फ्लाइट में फर्स्ट ऑफिसर की कमान 28 साल के दिर्क जियागर के हाथों में थी, जिनके पास तकरीबन 5,000 घंटों का फ्लाइंग एक्सपीरियंस था। सारी फॉर्मेलिटीज होने के बाद फ्लाइट 236 में 48 मैट्रिक टन फ्यूल भरा जाता है और सारे पैसेंजर्स व क्रू मेंबर्स के प्लेन में सवार होते ही इसे रनवे तक पुश करने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाती है। रात के लगभग 9 बजे कैप्टन सभी रूटीन चेक कंप्लीट करने के बाद इंजन को फायर करते हैं और फ्लाइट 236 लिस्बन जाने के लिए रवाना हो जाती है। कुछ ही मिनटों में पायलट प्लेन को 39,000 फीट की ऊंचाई पर ले जाते हैं और इसके बाद प्लेन एकदम से स्टेबल हो जाता है। अब क्योंकि ये प्लेन सुबह सवेरे लिस्बन पहुंचने वाला था, इसलिए ज्यादातर पैसेंजर भी आराम करने और सोने के लिए लेट जाते हैं। इस तरह की लंबी फ्लाइट्स में पायलट्स के पास ज्यादा कुछ करने के लिए नहीं होता। ऐसे में दोनों पायलट्स का मुख्य काम बस फ्यूल की क्वांटिटी पर नजर रखना और प्लेन के सिस्टम्स ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं, ये देखना था। फ्लाइट में पहले 4 घंटे बड़े ही आराम से गुजरते हैं, लेकिन जैसे ही फ्लाइट अटलांटिक ओशन में अपने आधे रास्ते पर पहुंचती है तो पायलट को कंप्यूटर स्क्रीन पर अचानक एक अजीब वार्निंग मिलती है। ये वार्निंग प्लेन के इंजन नंबर 2 के बारे में थी, जो राइट साइड में था। वार्निंग में लिखा आता है कि इंजन में ऑयल का प्रेशर हाई है और ऑयल की क्वांटिटी कम है और ऑयल का टेम्परेचर भी कम है। ये एक अजीब किस्म की वार्निंग थी जिसे दोनों में से किसी भी पायलट ने इससे पहले एक्सपीरियंस नहीं किया था, क्योंकि आमतौर पर जब फ्लाइट उड़ती है तो ऑयल का टेम्परेचर बढ़ता है, ना कि घटता है। दोनों पायलट इस वार्निंग कॉम्बिनेशन को समझने के लिए तुरंत ही फ्लाइट क्रू ऑपरेटिंग मैनुअल को देखते हैं, लेकिन उसमें उन्हें कुछ नहीं मिलता। इसके बाद ये तुरंत ही कनाडा के मिरेबल में मौजूद एयर ट्रांजिट के मेंटेनेंस कंट्रोल सेंटर में संपर्क करते हैं और उन्हें इस प्रॉब्लम के बारे में बताते हैं, लेकिन वहां से भी उन्हें कोई मदद नहीं मिलती। जिस ऑफिशियल से उनकी बात होती है वो कहता है कि जैसे ही उनको प्रॉब्लम के बारे में कुछ समझ आएगा तो वो उनसे दोबारा कांटेक्ट करेगा। जवाब आने के इंतजार में पायलट्स फिर से इन वार्निंग को समझने की कोशिश में लग जाते हैं।
प्लेन के कॉकपिट में पायलट्स एक बहुत बड़ी टेंशन से गुजर रहे थे, जबकि पीछे मौजूद पैसेंजर्स आने वाले खतरे से अनजान चैन की नींद सोए हुए थे। इसी तरह तकरीबन आधा घंटा बीत जाता है, जिसके बाद सुबह के करीब 5:30 बजे पायलट्स को स्क्रीन पर एक नया मैसेज मिलता है। इस मैसेज में लिखा होता है कि प्लेन के दोनों विंग्स में मौजूद फ्यूल टैंक्स के अंदर फ्यूल इम्बैलेंस हो गया है, यानी एक विंग में फ्यूल ज्यादा है और दूसरे में कम। प्लेन में फ्यूल इम्बैलेंस होना भी काफी रेयर होता है, पर इतना खतरनाक नहीं, क्योंकि इसे ठीक करने के लिए पायलट्स क्रॉस फीड वाल्व को खोल देते हैं, जिससे लेफ्ट विंग में मौजूद फ्यूल बहकर राइट विंग के टैंक में चला जाता है और दोनों विंग्स में फ्यूल की मात्रा बराबर हो जाती है। लेकिन ऐसा करने के सिर्फ 10 मिनट बाद ही पायलट्स को एक नई वार्निंग मैसेज मिलता है कि प्लेन में इतना फ्यूल मौजूद नहीं है कि ये लिस्बन तक पहुंच सके। अब यहां से चीजें थोड़ा सीरियस होना शुरू हो जाती हैं। प्लेन अभी भी अटलांटिक ओशन के बीच में था और ये किसी भी तरह लिस्बन तक नहीं पहुंच सकता था। ऐसे में पायलट के पास करीब के ही किसी एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। लेकिन क्योंकि प्लेन अटलांटिक ओशन के बीच में था, ऐसे में उनके पास एक ही विकल्प था, और वो था अजोर्स के टेसेरा आइलैंड में मौजूद लेजस एयरपोर्ट पर लैंड करना। पायलट्स बिना देर किए तुरंत वहां के एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क करते हैं और उन्हें बताते हैं कि फ्यूल शॉर्टेज की वजह से उन्हें लेजस एयरपोर्ट पर लैंड करना होगा। इस समय प्लेन में 7 टन फ्यूल बचा था, जो प्लेन की फुल कैपेसिटी का सिर्फ 6% था। फ्यूल बहुत तेजी से कम हो रहा था और पायलट्स को ऐसा होने का रीजन समझ नहीं आ रहा था। पायलट्स इस चीज को लेकर श्योर थे कि यह फ्यूल लीकेज नहीं हो सकता, क्योंकि ना तो प्लेन में किसी तरह का टर्बुलेंस महसूस हुआ था और ना ही मौसम इतना खराब था कि उसकी वजह से लीकेज हो जाए। साथ ही फ्लाइट के पहले 4 घंटे एकदम नॉर्मल तरीके से फ्यूल बर्न हुआ था। इतना ही नहीं, कैप्टन ने फ्लाइट अटेंडेंट से उड़ते हुए प्लेन में ही ये चेक करवाया था कि कहीं प्लेन अपने पीछे फ्यूल को गिराता हुआ तो नहीं जा रहा है, पर वहां चेक करने पर भी ऐसा कुछ नहीं मिला था। फिर आखिर इस तरह अचानक फ्यूल खत्म होने की वजह क्या हो सकती थी? ये सवाल पायलट्स को खाए जा रहा था। अब दोनों पायलट्स को फ्यूल में लगातार कम होने का कोई भी कारण नहीं मिलता, तो वो इसे कंप्यूटर का एरर मान लेते हैं। उन्हें लगता है कि फ्यूल की कैपेसिटी रीड करने वाले सेंसर सही डेटा नहीं दिखा रहे, जिसकी वजह से उन्हें फ्यूल शॉर्टेज की वार्निंग मिल रही है। हालांकि सच इससे बिल्कुल अलग था। असल में प्लेन के राइट साइड वाले इंजन से बहुत बड़ी मात्रा में फ्यूल लीक हो रहा था। इसका कारण यह था कि इस इंजन के अंदर एक हाइड्रोलिक पाइप फ्यूल पाइप पर रगड़ खा रहा था, जिससे फ्यूल पाइप की आउटर कास्टिंग टूट गई और उससे भारी मात्रा में फ्यूल लीक होकर बाहर निकलने लगा। प्लेन के दोनों विंग्स में फ्यूल इम्बैलेंस होना इस बात का साफ इशारा था कि प्लेन में फ्यूल लीक हो रहा है। लेकिन फिर भी पायलट्स का ध्यान इस तरफ नहीं गया। ऐसा एक साइकोलॉजिकल फिनोमिना की वजह से हुआ, जिसे कंफर्मेशन बायस कहते हैं। इस फिनोमिना के अकॉर्डिंग इंसान का दिमाग सिर्फ उन्हीं चीज़ों या उसी इंफॉर्मेशन पर फेवर करता है जो उसके एग्जिस्टिंग बिलीव्स को कंफर्म करती है, और इस चक्कर में वो सही इंफॉर्मेशन को नज़रअंदाज करने की गलती कर बैठता है। ऐसा आमतौर पर दिमाग के थक जाने या काम के ओवरलोड होने पर होता है। इस केस में पायलट्स पहले ही ये मान चुके थे कि फ्यूल कम होने की वार्निंग कंप्यूटर एरर की वजह से आ रही है, इसलिए उन्होंने फ्यूल इम्बैलेंस जैसे क्लियर इंडिकेशंस को नेग्लेक्ट कर दिया। हालांकि पायलट एक दूसरे विंग में फ्यूल ट्रांसफर कर चुके थे, लेकिन फ्यूल इम्बैलेंस की समस्या फिर भी वैसी की वैसी बनी रही। साथ ही फ्यूल बहुत तेजी से खत्म हो रहा था। प्लेन के अंदर ऐसा कोई सिस्टम नहीं था जो पायलट को ये इंडिकेट करे कि प्लेन में फ्यूल लीक हो रहा है, बल्कि पायलट को अलग अलग वार्निंग रीड करके खुद ही अनुमान लगाना था। और इस काम में फ्लाइट 236 के दोनों पायलट पूरी तरह फेल हो गए थे। इस समय प्लेन में सिर्फ 4.8 टन फ्यूल बाकी था, जबकि इस पॉइंट पर इसमें कम से कम 17 टन फ्यूल होना चाहिए था। ऐसे में दोनों पायलट दोबारा मेंटेनेंस कंट्रोल से संपर्क करते हैं, लेकिन उन्हें फिर से कोई मदद नहीं मिलती। पायलट के मन में फ्यूल लीक प्रोसीजर करने का भी ख्याल आता है, लेकिन कैप्टन पिशे ऐसा करने के लिए मना कर देते हैं, क्योंकि ये प्रोसीजर परफॉर्म करने के लिए उन्हें प्लेन को नीचा करते हुए 20,000 फीट पर लाना पड़ता। कैप्टन ने सोचा कि अगर सच में फ्यूल लीक हुआ तो 20,000 फीट पर आना आत्महत्या करने जैसा होगा। ऐसे में उन्होंने 39,000 फीट की ऊंचाई पर रहना ही प्रेफर किया। कैप्टन का ये फैसला बिल्कुल सही साबित हुआ।
क्योंकि सुबह 6:13 पर राइट साइड वाला इंजन बंद हो जाता है और कैप्टन लेफ्ट इंजन को पूरी पावर देकर नीचे की तरफ आना शुरू कर देते हैं, क्योंकि सिर्फ एक इंजन के सहारे प्लेन 39,000 फीट की ऊंचाई पर नहीं उड़ सकता था। इस दौरान फर्स्ट ऑफिसर दिर्क जिएगर अपनी सिचुएशन के बारे में एटीसी को बताते हैं। इस पॉइंट पर प्लेन में सिर्फ 600 लीटर फ्यूल बचा हुआ था और प्लेन अभी भी अपनी मंजिल यानी लेजस एयरपोर्ट से 240 किलोमीटर दूर था। 13 मिनट तक प्लेन इसी तरह चलता रहा, लेकिन उसके बाद लेफ्ट साइड वाला इंजन भी फ्यूल खत्म होने की वजह से बंद हो जाता है। फ्लाइट 236 अभी भी अपनी डेस्टिनेशन से 120 किलोमीटर दूर थी। दोनों इंजन बंद होने के बाद प्लेन में इलेक्ट्रिकल पावर भी खत्म हो जाती है और पायलट्स के पास प्लेन को ग्लाइड करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं बचता। ऐसा होने पर प्लेन के निचले हिस्से में रैम एयर टरबाइन नाम का एक फैन ऑटोमेटिकली बाहर आ जाता है और उसके घूमने से जो पावर जनरेट होती है उससे कॉकपिट के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट सिस्टम चलने लगते हैं। कैप्टन पिशे के पास अब बस एक ही रास्ता बचा था कि जितना हो सके प्लेन को ग्लाइड उतना लंबा खींचते हुए अपने करीब के लेजस एयरपोर्ट पर पहुंचने की कोशिश की जाए। यानी प्लेन में मौजूद सभी 306 लोगों की जान अब कैप्टन के हाथ में थी। बिजली कट जाने से पैसेंजर कैबिन में अंधेरा छाया हुआ था और ऐसे में कैप्टन फ्लाइट अटेंडेंट्स को ये कहते हैं कि वो सभी पैसेंजर्स को पानी में क्रैश लैंडिंग के लिए तैयार रखें। मगर पानी में क्रैश लैंड करना एक बहुत बुरा आइडिया था, क्योंकि इसमें अगर लोग इम्पैक्ट से बच भी जाते हैं तो ओशन का पानी उनकी मौत की वजह बन जाता। सही मायने में कैप्टन के पास बस एक ही रास्ता था कि प्लेन को ग्लाइड कराते हुए किसी तरह लेजस एयरपोर्ट तक ले जाया जाए, लेकिन ये काम इतना आसान नहीं था। प्लेन इस समय एयरपोर्ट से 100 किलोमीटर दूर था और इसके नीचे गिरने की रफ्तार 2000 फीट प्रति मिनट के आसपास थी और क्योंकि प्लेन इस वक्त 30,000 फीट की ऊंचाई पर था, ऐसे में अगले 15 मिनट के अंदर ये हर हाल में ज़मीन को टच करने वाला था, फिर चाहे कैप्टन इसे एयरपोर्ट तक पहुंचा पाए या नहीं। प्लेन में ऑक्सीजन मास्क निकल चुके थे और अंदर लोगों के चीखने चिल्लाने की आवाज़ें गूंज रही थी। कैप्टन पिशे के लिए दिक्कत ये थी कि एयरबस A330 कोई ग्लाइडर प्लेन नहीं था। साथ ही इंजन के अलावा इस प्लेन के 3 में से 2 हाइड्रोलिक सिस्टम भी फेल हो चुके थे, जिसकी वजह से प्लेन के पिच को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो रहा था। इसके अलावा प्लेन के विंग स्पॉयलर्स, नोज व्हील स्टीयरिंग और थ्रस्ट रिवर्सर्स भी फेल हो चुके थे। यानी प्लेन को सिर्फ एयरपोर्ट तक पहुंचाना ही मुश्किल नहीं था, बल्कि इसे कंट्रोल करना और अगर किसी तरह ये लैंड कर ले तो रनवे पर इसे रोकना भी बहुत मुश्किल होने वाला था। लेजस एयरपोर्ट पर टावर कंट्रोलर रनवे की लाइट्स को ऑन ऑफ करना स्टार्ट कर देता है ताकि कैप्टन को रनवे दूर से ही नजर आ जाए, और ऐसा करने का फायदा भी होता है क्योंकि क्रू को लेजस एयरपोर्ट दूर से ही नजर आ जाता है। प्लेन को ग्लाइड करते हुए कैप्टन पिशे के लिए एक चैलेंज ये भी था कि उन्हें इसकी रफ्तार 140 नॉट से कम नहीं होने देना था, वरना रैम एयर टरबाइन से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होना बंद हो जाती। साथ ही ये भी ध्यान रखना था कि स्पीड 200 नॉट्स को क्रॉस ना करे, वरना लैंडिंग गियर बाहर नहीं निकलता। और परेशानियां यहीं पर खत्म नहीं हुई, बल्कि प्लेन जब एयरपोर्ट के एकदम नज़दीक आ गया तो कैप्टन को एक नई प्रॉब्लम दिखाई दी। असल में कैप्टन का काम प्लेन को ग्लाइड करते हुए जितना हो सके ऊपर रखना था, और दिक्कत ये थी कि कैप्टन ने अपना काम कुछ ज़्यादा ही अच्छे से कर दिखाया था। यानी प्लेन अब एयरपोर्ट से सिर्फ 8 मील की दूरी पर था, लेकिन इसकी ऊंचाई 13,000 फीट थी और ये बहुत ज़्यादा थी। सही मायनों में प्लेन को इस पॉइंट पर सिर्फ 3,000 फीट की ऊंचाई पर होना चाहिए था। यहाँ कैप्टन पिशे के सामने परेशानी ये थी कि अगर वो प्लेन को एकदम से नीचे ले जाने की कोशिश करते हैं तो ये अपनी रफ्तार खो देगा और रनवे तक पहुंच ही नहीं पाएगा। ऐसे में वो अपने माइंड के अंदर कुछ ज़रूरी कैलकुलेशंस करते हैं और प्लेन को 360 डिग्री टर्न देते हुए पीछे की तरफ घुमा देते हैं। इसी दौरान फर्स्ट ऑफिसर दिर्क जिएगर गियर को लो और विंग्स के फ्रंट में लगे स्लैट्स को एक्सटेंड कर देते हैं। इससे होता यह है कि प्लेन बिना कोई ज़्यादा ड्रैग प्रोड्यूस करे स्लो रफ्तार से फ्लाई करने लगता है। कैप्टन पिशे का ऐसा करना बहुत ही हिम्मत भरा फैसला था, क्योंकि उन्होंने प्लेन को रनवे के बिल्कुल ऑपोजिट घुमा दिया था। पीछे बैठे पैसेंजर्स को अभी भी यही लग रहा था कि प्लेन पानी में क्रैश लैंडिंग करने वाला है। तकरीबन 20 मिनट बाद जब प्लेन पूरा चक्कर लगाकर वापस एयरपोर्ट की तरफ लौटता है तो कैप्टन उसे रनवे की तरफ अलाइन कर देते हैं। हालांकि प्लेन की ऊंचाई अभी भी थोड़ा ज़्यादा थी,
पर इतनी नहीं थी कि इसे एक और चक्कर लगवाया जा सके। ऐसे में कैप्टन एस शेप में लहराते हुए रनवे की तरफ बढ़ने लगते हैं ताकि प्लेन और रनवे के बीच का ये डिस्टेंस थोड़ा सा बढ़ जाए। नीचे एयरपोर्ट पर फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस और रेस्क्यू टीम पहले से ही तैयार होकर तैनात हो जाते हैं ताकि किसी भी तरह की इमरजेंसी में तुरंत एक्शन लिया जा सके। फ्लैप्स ना होने की वजह से कैप्टन और फर्स्ट ऑफिसर प्लेन की स्पीड 200 नॉट्स तक घटा पाते हैं, जबकि आमतौर पर ये रफ्तार 145 नॉट्स होती है। कोई खास कंट्रोल ना होने के चलते कैप्टन के पास प्लेन को रनवे पर उतारने का सिर्फ एक ही चांस था। आखिरकार प्लेन के टायर रनवे को बहुत तेज झटके से हिट करते हैं, इतना कि प्लेन बाउंस होकर दोबारा रनवे पर गिरता है और इसके 12 में से 8 टायर फट जाते हैं। प्लेन की रफ्तार बहुत तेज होती है और बिना विंग स्पॉयलर्स और इंजन रिजर्व थ्रस्ट के ये आसानी से कम भी नहीं होती। जैसे ही कैप्टन ब्रेक दबाते हैं तो प्लेन के टायर पूरी तरह जाम हो जाते हैं और प्लेन बहुत तेज रफ्तार से रनवे पर स्किड करने लगता है, क्योंकि इसका एंटी स्किड सिस्टम भी खराब हो चुका था। स्किड करने की वजह से प्लेन के टायर रनवे पर घिसकर पूरी तरह नष्ट हो जाते हैं, लेकिन किसी तरह रनवे खत्म होने से पहले ये प्लेन आखिरकार रुक जाता है। सरप्राइजिंगली प्लेन में मौजूद सभी पैसेंजर्स और क्रू मेंबर्स इस हादसे में सुरक्षित बच जाते हैं। प्लेन के रुकते ही कैप्टन के ऑर्डर पर सभी पैसेंजर्स को तुरंत बाहर निकाला जाता है। हालांकि प्लेन की लेफ्ट साइड के एक गियर व्हील में आग लग जाती है, लेकिन रनवे पर मौजूद फायर ब्रिगेड इस आग को आराम से काबू कर लेती है। मौत के मुंह से निकले पैसेंजर्स और क्रू मेंबर्स को खुद के जिंदा बचने का यकीन तक नहीं होता। शुरुआत में दोनों पायलट्स और पूरे क्रू का बहुत जबरदस्त वेलकम होता है और लोग उन्हें हीरो की नजर से देखते हैं, क्योंकि एविएशन हिस्ट्री में किसी भी पैसेंजर एयरक्राफ्ट के द्वारा अचीव की गई सबसे लंबी ग्लाइड थी। और सबसे जरूरी ये कि इस हादसे में किसी की भी जान नहीं गई। लेकिन कुछ दिनों बाद इस हादसे पर सवाल उठना शुरू हो जाते हैं कि आखिरकार अटलांटिक ओशन के ऊपर फ्लाई करते हुए इस प्लेन का फ्यूल अचानक से कैसे खत्म हो गया। इन्वेस्टिगेशन होने पर यह सामने आता है कि अगर लेजस एयरपोर्ट की तरफ रुख करते हुए पायलट्स किसी भी तरह के फ्यूल लीक प्रोसीजर को फॉलो कर लेते तो इस एयरपोर्ट पर उतरने के बाद भी इनके प्लेन में कम से कम 3.8 मैट्रिक टन फ्यूल बच जाता। लेकिन जैसा कि हमने बताया, साइकोलॉजिकल फिनोमेना कंफर्मेशन बायस की वजह से पायलट इन फ्यूल लीक वार्निंग्स को समझ नहीं पाए थे। वैसे फ्यूल लीक होने के एक्चुअल रीजन की बात करें तो वो एक टेक्नीशियन की गलती से हुआ था। दरअसल इस फ्लाइट से कुछ समय पहले ही प्लेन के इंजन नंबर 2 में मेंटेनेंस का काम किया गया था। इस दौरान टेक्नीशियन ने गलती से इंजन में एक ऐसा पार्ट लगा दिया था जो किसी दूसरे प्लेन में लगाया जाता था और इस गलती की वजह से फ्यूल ट्यूब फट गई और ये सारा हादसा हुआ। हालांकि पायलट्स ने फ्यूल लीक वार्निंग्स को ना समझ पाने की बहुत बड़ी गलती की थी, लेकिन फिर भी जिस तरह से उन्होंने सिचुएशन को हैंडल किया उसके लिए उनकी खूब सराहना की गई। इतनी कि इस घटना के होने के 1 साल बाद एयरलाइन पायलट एसोसिएशन के द्वारा दोनों पायलट कैप्टन रॉबर्ट पिशे और फर्स्ट ऑफिसर दिर्क जैगर को एयरमैनशिप अवार्ड दिया गया। इस घटना से सबक लेकर एयरबस ने अपने प्लेन्स की सेफ्टी को लेकर उनमें कई बड़े और अहम बदलाव किए। साथ ही फ्यूल लीक इंडिकेशंस को भी सुधारा गया। इस घटना को हुए 22 साल बीत चुके हैं, लेकिन इस पैसेंजर एयरक्राफ्ट के द्वारा सबसे लंबी ग्लाइड करने का रिकॉर्ड आज भी कैप्टन रॉबर्ट पिशे और फर्स्ट ऑफिसर दिर्क जैगर के नाम है। तो ये थी एयर ट्रांजिट फ्लाइट 236 की वो कहानी जिसे आज भी एविएशन हिस्ट्री के सबसे पॉपुलर इंसिडेंट्स में से एक माना जाता है। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।